नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के आगे वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज और नीड फॉर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने कवर किया था एनर्जी एंड इट्स नीड, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी रिजर्व्स, एनर्जी कंजम्पशन के बारे में और साथ में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में। अगर इंडियन एनर्जी सिनेरियो के बारे में बात की जाए तो करीब करीब प्राइमरी एनर्जी प्रोडक्शन में 55% हिस्सेदारी कोल की है। धीरे धीरे नेचुरल गैस का परसेंटेज 10 से लेकर 13% तक 1994 से 1999 तक बढ़ा है, लेकिन इसी दौरान प्राइमरी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑयल का जो शेयर है वो 20 से लेके 17% तक गिर गया है। अब अगर बात की जाए कोल की सप्लाई के बारे में तो इंडिया के पास 84,396 मिलियन टन्स कोल का रिजर्व है, लेकिन जो कोल की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि ये कोल करीब करीब 230 वर्ष रिजर्व टू प्रोडक्शन रेशियो तक ही चल पाएगा। अब ये रिजर्व टू प्रोडक्शन रेशियो क्या होता है? अगर ये जो कोयला है वो जितना भी एंड तक रहने वाला है उसको हम उस साल की प्रोडक्शन से डिवाइड करते चले जाएं तो जितना समय मिलेगा उसको हम रिजर्व बाय प्रोडक्शन रेशियो बोलते हैं। इंडिया कोल और लिग्नाइट के लिए 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल कोल के मेन प्रोड्यूसर्स हैं। ऑयल की सप्लाई के बारे में अगर बात की जाए तो इंडिया के टोटल कंजम्पशन का 36% जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ऑयल का है। नॉर्मली जो हमारे यहां प्रोडक्शन है वो 32 मिलियन टन्स है, जबकि पीक डिमांड 110 मिलियन टन्स है। 2007 में ऐसा माना गया है कि इंडिया का कंजम्पशन 136 मिलियन टन्स पहुंच जाएगा, जबकि प्रोडक्शन मात्र 34 मिलियन टन ही रहने वाली है। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब करीब इंडिया को $50 बिलियन मनी बाहर देना पड़ेगा ऑयल खरीदने के लिए। अब अगर ऑयल की सप्लाई के बारे में और बात की जाए तो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट है $64 बिलियन और जबकि ऑयल अकेले का इंपोर्ट $21 बिलियन 2003-04 में रहा है। इंडिया अपनी जरूरत का 70% क्रूड ऑयल गल्फ नेशन से खरीदता है। इंडिया के मेजर ऑयल रिजर्व्स बॉम्बे हाई, अपर असम, कैम्बे, कृष्णा गोदावरी बेसिन में लोकेटेड हैं। अगर सेक्टर वाइज पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन को देखा जाए तो करीब करीब 42% पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, 24% डोमेस्टिक में और 24% इंडस्ट्री में। करीब करीब 1,10,000 करोड़ रुपए भारत 2004 में ऑयल को इंपोर्ट करने में खर्च कर चुका है। नेचुरल गैस सप्लाई के बारे में बात की जाए तो एनर्जी कंजम्पशन जो कंट्री का है उसका 8.9% नेचुरल गैस की उसमें हिस्सेदारी है। आज की डेट में करंट डिमांड जो नेचुरल गैस की है वो करीब करीब 96 यानी 96 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पर डे है, जबकि अपना भारत का प्रोडक्शन 67 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पर डे है। 2007 में ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि जो डिमांड है वो 200 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे रहने वाली है और नेचुरल गैस रिजर्व जो हैं वो रहेंगे 660 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। जब भी कभी हम कोई एनर्जी का यूज करते हैं
तो नॉर्मली उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं क्लाइमेट के ऊपर होता है, क्योंकि फ्यूल जब बर्न होता है तो बहुत सारी गैसेस और बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर देखा जाए तो मेन जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोजनेटेड गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और बाकी गैसेस। ये जो गैसेस हैं इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। इन गैसेस की वजह से धरती का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। बाकी एक होते हैं एरोसोल्स, वो होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक कार्बन, अमोनिया, ब्लैक कार्बन। इनकी वजह से भी क्लाइमेट के ऊपर कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट आ रहा है। एक बैड इफेक्ट लैंड यूज के ऊपर भी आ रहा है कि लैंड जो यूज हो रही है उनके ऊपर काफी सारे चेंजेस देख सकते हैं। एविएशन कंस्ट्रेंट्स भी काफी जगह देखे जा सकते हैं। यानी यहां पर जो तापमान में वेरिएशन हो रहा है डिफरेंट गैसेस या डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स की वजह से, वो आप यहां पर देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से करीब करीब धरती का तापमान 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो सकता है। मीथेन की वजह से 0.5, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर में नेगेटिव इफेक्ट देखा जा सकता है। इन्हीं सब बाय प्रोडक्ट्स की वजह से पिछले 50 साल में जो धरती का तापमान है वो काफी बढ़ गया है। ये टेम्परेचर चेंज बता रहा है, यानी ये जो एरिया है ब्लू वाला, यहां पर ठंड बढ़ गई है। ये जो एरिया है व्हाइट वाला, यहां पर भी थोड़ा बहुत असर देखा जा सकता है। जबकि दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द एरिया पे आप देख सकते हैं कि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है पिछले 50 साल में। ये जो रेड जोन है यहां पर तापमान करीब करीब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है पिछले 50 साल में। भारत देश की अगर बात की जाए तो अपने भारत देश में भी करीब करीब 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर में इंक्रीमेंट पिछले 50 साल में देखा जा सकता है। जबकि नॉर्दर्न इंडियन रीजन में यहां पर करीब करीब 2 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हाइक पिछले 50 साल में हुआ है। ये जो टेम्परेचर चेंज है इसकी वजह से बहुत सारे वर्ल्ड वाइड फ्लोरा और फौना, साथ में ह्यूमंस के ऊपर इफेक्ट आते हैं। डायग्रामेटिकली और ध्यान से अगर देखा जाए तो आइस एज में कार्बन डाइऑक्साइड आज से हजारों साल पहले उसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में करीब करीब फिक्स्ड थी। पार्ट्स पर मिलियन में 200 से लेके 300 के बीच में ये वेरी कर रहा था। लेकिन जैसे ही यहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, यानी इंडस्ट्रीज काफी जोरों शोरों से स्टार्ट होने लगी, वैसे ही आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन में कितना ज्यादा एकदम से उछाल आ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो करीब 200 से 300 ppm के बीच में रहता था, वो आज की डेट में करीब करीब 350 ppm के आसपास रहता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से तापमान में इजाफा वर्ल्ड वाइड आप देख ही सकते हैं। अगर और डिटेल में देखा जाए तो 2020 में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो इतना परसेंट अदर सोर्सेज से, इतना परसेंट गैस से, इतना ऑयल के बर्निंग से, इतना कोल के बर्निंग से और इतना लैंड यूज से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है। जबकि यहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले कोल से बहुत थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था और लैंड यूज से उससे थोड़ा सा ज्यादा। गैस, ऑयल और अदर सोर्सेज से ना के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन था। इस कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन की वजह से वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा टेम्परेचर में इजाफा हो चुका है और आने वाले समय में तापमान और ज्यादा इस प्रकार से बढ़ने की उम्मीद है। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा तापमान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ेगा और जो इक्वेटर के आसपास का रीजन है यहां पर भी तापमान में इजाफा करीब करीब 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होने की उम्मीद है।
ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 1850 में अगर बेस ले लिया जाए तो धीरे धीरे तापमान यहां पर जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वैसे ही तापमान में इजाफा बहुत ही ज्यादा जोरों से देखा जा सकता है, जबकि नेचुरल ड्राइवर्स यानी प्राकृतिक कारणों की वजह से जो तापमान में इजाफा है वो ना के बराबर है। यहाँ पे ह्यूमन और नेचुरल ड्राइवर्स की वजह से ही तापमान में वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है और ओवरऑल टेम्परेचर आप देख सकते हैं 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का इजाफा यानी कि करीब करीब 1.25 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहां पर देखा जा सकता है। अब जरा ये समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऐसा होता क्यों है। सोलर रेडिएशन जो होती है वो अर्थ पे जैसे ही पड़ती है अर्थ उसे करीब करीब 235 वाट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसे एब्जॉर्ब करती है। जो लैंड और ओशन सरफेस हैं ऑन एन एवरेज उस पर 168 वाट पर मीटर स्क्वायर पड़ती है। अगर पूरे अर्थ का एवरेज देखा जाए तब बहुत सारी हीट और ऊर्जा एटमॉस्फेयर में थर्मल रेडिएशन के द्वारा रिलीज कर दी जाती है, जबकि कुछ अर्थ पे वापस से ट्रैप होकर रह जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है साथ में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो गैसेज ये जो हीट और रेडिएशन पड़ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और इस हीट को बाहर रेडिएट आउट नहीं होने देती। इसकी वजह से यहां पर अर्थ के सरफेस पे ही हीट काफी ज्यादा बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। शॉर्ट में अगर समझा जाए तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर अब तक 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पूरी धरती का तापमान बढ़ चुका है। 1880 के आसपास रिकॉर्ड कीपिंग यानी तापमान की एंट्री संभाल के रखना शुरू हुआ था और ये देखा गया कि हर 10 वर्ष में करीब करीब 0.13 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन 1981 के बाद जो बढ़त है वो करीब करीब दुगनी हो चुकी है तापमान में। पिछले 40 वर्ष में ये देखा जा रहा है कि ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर हर वर्ष करीब करीब 0.18 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के जो कॉजेज हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थ पे बढ़ जाना, साथ में बाकी एयर पॉल्यूटेंट्स का भी एटमॉस्फेयर में बढ़ जाना, क्योंकि एयर पॉल्यूटेंट्स गर्मी को अर्थ सरफेस से जाने बाहर नहीं देते हैं। जो भी पॉल्यूटेंट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, सिंथेटिक फ्लोरिनेटेड गैसेज जिनको कि ग्रीन हाउस गैसेज कहा जाता है वो हीट को ट्रैप यानी बांध कर रख लेती हैं और इसी इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। पिछले 8 लाख सालों में क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग हुई है और इस ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा हाथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ का है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, ऑयल, गैसोलीन, नेचुरल गैस इन सब के जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा जा सकता है। साइंटिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया है कि अगर हमें एक सही प्लैनेट पे रहना है तो हमें कम से कम 2030 तक 40% कार्बन एमिशन को कम करना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर तापमान जिस रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा है उस प्रकार ही बढ़ता रहा तो काफ़ी जगह सूखा, हैवी रेनफॉल और नेचुरल कैलामिटीज़ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कहीं कहीं सूखा भी पड़ेगा और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि हीट वेव्स की वजह से हजारों लोग हर साल मरेंगे। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट होगा वो पूरे वर्ल्ड पे होगा
उसकी वजह से सूखा और कहीं कहीं ज़्यादा बारिश बहुत ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से बहुत लोग मरेंगे। और अगर हमने इस ग्लोबल वार्मिंग को अभी नहीं रोका तो हर साल करीब करीब 2.5 लाख लोग मरेंगे और 2030 तक 100 मिलियन आदमी गरीबी रेखा के नीचे आ चुके होंगे। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो कोरल रीफ्स हैं, एल्पाइन मीडोज हैं और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ख़त्म हो चुके होंगे। सब जगह एलर्जी, अस्थमा और इन्फेक्शन हो चुका होगा और कहीं ना कहीं ह्यूमन के लिए ये एक अभिशाप बन जाएगा। इस आपदा से बचने के लिए एक रास्ता है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट तो कीजिए लेकिन कहीं भी किसी भी रिसोर्स पे ओवरलोड मत डालिए, यानी कि अपनी ज़रूरत भी पूरी करें लेकिन किसी भी सोर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। सस्टेनेबल एनर्जी को हमेशा एनकरेज करना चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। अब ये सस्टेनेबल एनर्जी होती क्या है? ये सभी सस्टेनेबल एनर्जी वही एनर्जी के फॉर्म्स हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, जैसे कि सोलर, विंड, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर, ओशियन एनर्जी। इन सभी को स्टेबल और बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग इन्हें प्रॉपरली अभी हार्नेस नहीं कर पाते। एक तरीके से अगर देखा जाए तो आज की ज़रूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए तो करीब करीब पॉल्यूशन ना के बराबर होगा, क्लाइमेट चेंज से हम लड़ पाएंगे। सस्टेनेबल एनर्जी इन एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हम अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आज की डेट में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। आज इसी टॉपिक के साथ में हमारा पहला एलओ कंप्लीट होता है। सेकेंड एलओ के साथ मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।